This is Homo Mind. Let's learn together about ideal system of medicine. S organon of medicine. डॉक्टर बनने के हेड ऑफ दो मुख्य तरीके हैं। पहला, वो तरीका जो डेविड एटनबरो की तरह प्रकृति को ऑब्जर्व करने, एक्सपेरिमेंट करने और एक्सपीरियंस से सीखने के बारे में है, जिसे होम्योपैथिक मेथड कहते हैं। एमएसजे की बात यह है कि मुझसे पहले किसी ने इसका जानबूझकर इस्तेमाल नहीं किया। दूसरा, एलोपैथिक या हेटेरोपैथिक मेथड, जो कि इसका बुरा जुड़वा भाई है। ये दोनों बैटमैन और जोकर की तरह हैं, एकदम ऑपोजिट। हेड वही इंसान जो इन दोनों में से किसी से नहीं मिला सोच सकता है कि ये कभी साथ मिल सकते हैं, या इससे भी बुरा अपने पेशेंट को खुश रखने के लिए इन्हें मिलाने की कोशिश करे। ये मेडिसिन नहीं है, ये एक मेडिकल सिटकॉम है जो गलत हो गया। होम्योपैथी और एलोपैथी को मिलाना ये पिज्जा पर अनानास डालने जैसा है। विवादास्पद और ईमानदारी से कहूं तो दिव्य होम्योपैथी के खिलाफ एक अपराध। सीरियसली, अगर आप पेशेंट का इलाज थोड़ा इससे और थोड़ा उससे करने की कोशिश करते हैं, तो आप बेसिकली एक शादी में डीजे के मेडिकल वर्जन की तरह हैं। बस ट्रैक मिक्स कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि कोई ध्यान न दे। स्पॉइलर, वे ध्यान देते हैं। एफोरिज्म चौतर्न, नाटकीय संगीत और नेटफ्लिक्स डॉक्यू सीरीज के लायक एक टाइटल कार्ड, सच्ची कोमल हीलिंग, वो होम्योपैथी है बेबी। जैसा कि हमने पैराग्राफ 7 और 25 के बीच की एपिक सागा से सीखा, यह सबसे तेज, सबसे भरोसेमंद और सबसे परमानेंट तरीका है ठीक होने का, क्योंकि यह प्रकृति के शाश्वत अटूट कानून पर आधारित है। होम्योपैथी ही असली चीज है, बियॉन्से ऑफ मेडिसिन। ये दो बिंदुओं के बीच की सबसे सीधी रेखा है। कोई चक्कर नहीं, कोई ट्रैफिक जाम नहीं, बस शुद्ध हीलिंग पावर। इसे अपनी हेल्थ के लिए गूगल मैप्स की तरह समझो। कोई गलत मोड़ नहीं, बस शानदार महसूस करने का फास्टेस्ट रास्ता। एफोरिज्म मिया जॉन, नया लेवल अनलॉक, अल्टरनेटिव मेडिसिन। एलोपैथिक मेडिसिन पर्सनली याददाश्त की शुरुआत से ही चैंपियन रही है। हमेशा नई चीजें आजमाती रहती हैं, लेकिन किसी न किसी तरह हमेशा टेस्ट में गलत जवाब चुन लेती है। ये उस दोस्त की तरह है जो हर साल खुद को न्यू लुक देता रहता है, लेकिन फिर भी हर फेज को रैशनल मेडिसिन कहता है। इन सिस्टम्स के हर फाउंडर ने अपने सिमिलिमो के साथ बहुत फैंसी बनने की कोशिश की, लेकिन किसी बीमारी को एक जैसे एजेंट से ठीक करने की कोशिश करना, ये आग से आग बुझाने जैसा है, या अपने वाईफाई को फ्रिज अनप्लग करके ठीक करने जैसा है। कॉमन सेंस फ्रेंडो, सबसे पहले इस तथाकथित आइसोपैथी को आजमाने वाले पीपलों के दिमाग में शायद टीके ही थे। जैसे, हे, टीकों ने मानवता को चेचक से बचाया, तो चलो पर्सनों को ठीक करने के लिए जानवरों की बीमारियों का ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन चेचक और छोटी माता एक फैमिली रियूनियन में दूर के चचेरे भाई बहन की तरह हैं। सिमिलर लेकिन सेम नहीं। टीकाकरण ने चेचक को इतनी अच्छी तरह से खत्म कर दिया कि आज की पीढ़ी इसे हेडफिक पुरानी हॉरर फिल्म मानती है। और हाँ, पर्सनों को ठीक करने के लिए जानवरों की बीमारियों का इस्तेमाल काम कर सकता है, और इसका मतलब है सबके लिए और ज्यादा होम्योपैथिक दवाएं। जैसे मेडिसिन के लिए एक पोकेमॉन एक्सपेंशन पैक, लेकिन ज्यादा वाइल्ड मत हो जाना। पर्सनों की बीमारी वाली चीजों का इस्तेमाल पर्सनों को ठीक करने के लिए करना, जैसे एक इंसान से दूसरे को खुजली देना, बस मुसीबत मोल लेना है। ये मेडिसिन नहीं है, ये एक मेडिकल ब्लूपर रील की रेसिपी है। पर्सनों की बीमारियों को पर्सनों की बीमारी वाली चीजों से ठीक करने की कोशिश करना, ये एक लीकी बोट को और पानी से ठीक करने जैसा है। स्पॉइलर अलर्ट, ये बस सिंक्स फास्टर। एफोरिज्म 55, एक और ग्रेट टाइटल ड्रॉप का समय, मार्वल स्टाइल। हर बार जब कोई नया सिस्टम या थेरेपी आती थी, तो पब्लिक को जल्दी ही पता चल जाता था कि इससे उनका दर्द आधी रात के बाद ग्रेमलिन की तरह इंक्रीसेस। एलोपैथिक डॉक्टर कारोबार से बाहर हो जाते, लेकिन उन्होंने कुछ एक्सपीरियंस से मिली दवाएं फेंक कर अपनी विश्वसनीयता बनाए रखी। जैसे जादूगर टोपी से खरगोश निकालते हैं, फ्लैशी लेकिन असली समाधान नहीं। एफोरिज्म 4, डेक शफल करो, नया कार्ड, नया ड्रामा। ये पैलिएटिव, एंटीपैथिक, एनांटियोपैथिक मेथड जो 17वीं सदी में गैलेन की शिक्षाओं के बाद पेश किया गया था, ओरिजिनल कैटफिश है। इंस्टेंट सुधार का झांसा देकर पेशेंटों को धोखा देना, लेकिन यह सब धुआं और शीशे का खेल है। हम देखेंगे कि यह जिद्दी बीमारियों के लिए कितना बेकार और हानिकारक है। दरअसल एलोपैथिक थेरेपी में ये एकमात्र ऐसी चीज है जिसका प्राकृतिक बीमारी के सिम्टम्सों से कोई असली संबंध है, लेकिन यह बुरा जुड़वा भाई वाला संबंध है। अगर आप अपने क्रॉनिकली बीमार पेशेंटों के साथ मजाक नहीं करना चाहते, तो इसे अपनी पसंदीदा शो के स्पॉयलर्स की तरह टालें। कुछ लोग तीसरी थेरेपी, आइसोपैथी, लाना चाहते हैं, उसी मियाज्म से बीमारी का इलाज करना जिससे वह हुई थी। लेकिन जब तक वह मियाज्म पूरी तरह से नए सुपर पावर्ड फॉर्म में प्रकट नहीं होता, तब तक वह सिमिलिमम से ही लड़ेगा और चीजों को और मेक वर्स। थोड़े से सुधार के बाद आपको एग्रीवेशन मिलेगा, कोई अपवाद नहीं।
ऑर्थोडॉक्स डॉक्टर आमतौर पर मूल बीमारी या किसी नई बीमारी को दोष देते हैं, जैसे अपने होमवर्क खाने के लिए कुत्ते को दोष देना। डॉक्टर्स ने चाहे कितना भी लेस ऑब्जर्व्ड किया हो, वे पैलिएटिव केयर के बाद होने वाले एग्रीवेशन से कैनॉट एस्केप। प्रूफ चाहिए? J.H. शुल्ट्ज का 1724 का निबंध देखो। हाँ, हम पुराने स्कूल जा रहे हैं। विलिस और हंटर ने भी रिपोर्ट किया, ओपिएट्स सबसे खराब दर्द को खत्म कर देते हैं और आपको सुन्न कर देते हैं, लेकिन जैसे ही जादू उतरता है, दर्द एक खराब सीक्वल की तरह वापस आ जाता है, इवन बिगर एंड वर्स। हंटर ने तो यह भी कहा कि शराब कमजोर पीपलों की एनर्जी बढ़ाती है, लेकिन उन्हें सोमवार की सुबह से भी कम स्पिरिट में छोड़ देती है। तो हाँ, तुरंत ठीक करने वाले उपाय बस प्लॉट ट्विस्ट हैं जो चीजों को और खराब कर देते हैं। एफोरिज्म 28, अचीवमेंट अनलॉक। और भी मेडिकल प्लॉट ट्विस्ट। एंटीपैथिक मेथड का इस्तेमाल करने वाले ऑर्थोडॉक्स डॉक्टर, वे एक चाल वाले घोड़े की तरह हैं। एक ही परेशान करने वाले लक्षण का इलाज एक ऐसे उपाय से करते हैं जो ठीक उल्टा करता है, बाकी सबको इग्नोर। यह हर चीज पर डक्ट टेप लगाने के मेडिकल इक्विवेलेंट है। यह 500 से ज्यादा सालों से चला आ रहा तरीका है। कॉन्ट्रारी या कॉन्ट्रारीज, हर तरह के दर्द के लिए वे हाई डोज ओपियम लिखते हैं, क्योंकि समाधान जैसा कुछ भी आपकी सभी इंद्रियों को सुन्न करने जैसा नहीं होता। दस्त के लिए फिर से ओपियम, क्योंकि यह आपकी आंतों को एक ट्रैफिक कॉप की तरह स्टॉप्स। अनिद्रा, ओपियम उस कोमा लेवल की नींद के लिए। क्रॉनिक कब्ज, परगेटिव्स, हाथ जला लिया, इसे ठंडे पानी में डुबो, इंस्टेंट जादू। ठंडा पेशेंट, गर्म पानी का स्नान। क्रॉनिकली कमजोर, शराब। यह एक मेडिकल इन्फॉर्मशियल की तरह है, लेकिन रुकिए, और भी है। पैराग्राफ 78, अब 100% और हेल्दी फूड कीवर्ड्स के साथ, क्योंकि क्यों नहीं। दवाइयों का उपयोग करने के इस तरीके को देखते हुए मैं अभी के लिए इसकी मूल व्रॉन्गी को अनदेखा करूंगा। केवल सिम्टम्सों के लिए दवा देना, पूरी कहानी के लिए नहीं। यह पानी के दागों पर पेंट करके छत की मरम्मत करने जैसा है। मरीज को एक असली समाधान चाहिए, हेड छिपाना नहीं। लेकिन चलो एक्सपीरियंस पर सवाल उठाते हैं। उन सभी मामलों में जहां क्रॉनिक शिकायतों का एंटीपैथिक तरीके से इलाज किया गया, क्या किसी को भी अस्थायी राहत के बाद एग्रीवेशन से छुटकारा मिला? हर ईमानदार ऑब्जर्वर सहमत होगा। स्वास्थ्य और बीमारी के सार को समझने का दावा करने के बाद उन्होंने अपने पसंदीदा सिद्धांतों के आधार पर पेशेंट से क्या निकालना है यह तय किया, न कि एक्चुअल एक्सपीरियंस के बेस्ड ऑन। यह आपकी कार का WebMD से डायग्नोसिस करने जैसा है। उन्होंने सोचा कि बीमारियां हमेशा एक ही तरह से दिखती हैं, इसलिए ज्यादातर सिस्टम्स ने अपनी काल्पनिक बीमारी की इमेजेस को नाम दिए और उन्हें अलग अलग क्लासिफाई किया। रेमेडीज को उन कार्यों के लिए दोष दिया गया जो इन असामान्य कंडीशनों को ठीक करने के लिए थे, जैसे एक फिल्म में हर विलेन को एक डिफरेंट बैक स्टोरी देना, जैसे कि प्राकृतिक घटनाओं को देखने पर आधारित विज्ञान जंगली अनुमानों और विद्वानों के तर्कों से आ सकता है। यह लेगो से एक स्पेसशिप बनाने और मंगल ग्रह की उम्मीद करने जैसा है। हाल तक लोग बीमारी में क्या ठीक करना है उसे एक भौतिक चीज मानते थे जिसे बाहर निकालना था, क्योंकि उन्होंने अभी तक जानवरों के शरीर में मेडिसिन की डायनामिक एक्शन को हैड नॉट अंडरस्टूड। ये ऐसा है जैसे आप सोचते हैं कि आप अपने फोन को बहुत जोर से हिलाकर कैन फिक्स। अपने आत्म धोखे को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी तथाकथित प्रेस्क्रिप्शंस में कई ड्रग्स मिला दिए और उन्हें बड़ी मात्रा में गिवन रिपीटेडली। कीमती नाजुक मानवीय जीवन को सभी प्रकार के अजीबोगरीब इलाज, ब्लिस्टरिंग प्लास्टर्स, फोंटनेल्स, सेटन्स, कॉस्टिक और कॉटराइजेशन से इंडेंजर्ड। ये एक मध्यकालीन स्पा डे जैसा है जो भयानक रूप से गलत हो गया। एफोरिज्म 29, क्रेडिट कार्ड उड़ रहे हैं क्योंकि दवाइयों के भी बिल चुकाने होते हैं। क्रॉनिक लक्षण कभी इस पैलिएटिव एंटीपैथिक मेथड से ठीक नहीं हुए, बिना कुछ घंटों बाद वापस आए, अक्सर और भी वर्स। दिन की नींद के लिए कॉफी, हाँ यह आपको तरोताजा कर देती है, लेकिन जब इसका असर खत्म होता है तो आप और भी ज्यादा नींद फील। ये कैफीन क्रैश का मेडिकल वर्जन है। रात में जागने के लिए सोने से पहले अफीम, दूसरे सिम्टम्सों के बारे में कोई विचार नहीं। यह एक रात के लिए कोमा जैसी नींद लाता है, लेकिन नेक्स्ट नाइट है अनिद्रा शहर। नींद के रोलर कोस्टर में आपका वेलकम। दस्त के लिए अफीम, यह आपको कब्ज कर देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद दस्त अगेन विद वेंजेंस के साथ वापस आ जाता है, जैसे एक सीक्वल में विलन। सभी प्रकार के गंभीर बार बार होने वाले दर्द को अफीम से दबाया जा सकता है, जो आपकी भावनाओं को सुन्न कर देता है, लेकिन केवल थोड़े समय के लिए। दर्द हमेशा वापस आता है, अक्सर और भी बदतर होकर, या उसकी जगह कुछ और भी परेशान करने वाला आ जाता है। ये वैक-अ-मोल की तरह है, लेकिन सिम्टम्सों के साथ। क्रॉनिक रात की खांसी के लिए आम डॉक्टर अफीम का इस्तेमाल करते हैं, जो सभी इरिटेशन को सप्रेसेस। खांसी पहली रात तो गायब हो सकती है, लेकिन अगली रात और रिटर्न स्ट्रॉन्गर। खुराक बढ़ाते रहो,
और आपको बुखार और रात को पसीना भी मिलेगा, जैसे कोई बोनस लेवल जो नोबडी वांटेड। ब्लैडर की वीकरी और पेनाक रिटेंशन के लिए वे पेशाब को उत्तेजित करने के लिए कैंथेराइड्स टिंचर का यूज। ये पहले तो काम करता है, लेकिन फिर ब्लैडर रविवार को एक बिल्ली से भी ज्यादा आलसी हो जाता है जब तक कि पैरालिसिस दरवाजे पर डायरिक नहीं दे देता। क्रॉनिक कब्ज, बड़ी खुराक में पर्गेटिव्स और लैक्सेटिव सॉल्ट वे आंतों को क्रियाशील बनाते हैं, लेकिन इसका सेकेंडरी इफेक्ट और भी ज्यादा कब्ज होता है। ये आपके कंप्यूटर को रिबूट करने और एरर मैसेज लाइक गेटिंग। आम डॉक्टर क्रॉनिक वीकरी को शराब से ठीक करने की ट्राई। प्राइमरी इफेक्ट उत्तेजना, सेकेंडरी इफेक्ट मरीज पहले से भी ज्यादा कमजोर हो जाता है। ये हैंगओवर का मेडिकल वर्जन है। वे कहते हैं कि कड़वी चीजें और गर्म मसाले एक क्रॉनिकली कमजोर ठंडे पेट को स्ट्रेंथन। प्राइमरी इफेक्ट उत्तेजना है, लेकिन सेकेंडरी इफेक्ट और भी ज्यादा निष्क्रियता है। ये स्पाइसी खाना खाने और फिर अपने सभी लाइफ चॉइसेस पर पछताने जैसा है। क्रॉनिक ठंडक और वाइटल हीट की कमी हॉट बाथ बचाव में, लेकिन बाद में मरीज और भी कमजोर और फील कोल्डर। ये हॉट टब में कूदने और एक पर्सनी पॉप्सिकल बनकर बाहर आने जैसा है। ठंडे पानी से जलने पर तुरंत राहत मिलती है, लेकिन फिर दर्द और भी तेज होकर वापस आता है क्योंकि इन्फ्लेमेशन स्प्रेड्स। यह आग को गैसोलीन से बुझाने जैसा है। एक सेकंड के लिए अच्छा लगता है, फिर तबाही। एलोपैथ क्रॉनिक नाक की रुकावट का इलाज उन दवाइयों से करते हैं जिनसे छींक आती है और बलगम बनता है, लेकिन सेकेंडरी इफेक्ट और भी ज्यादा रुकावट होती है। ये घर के अंदर लीफ ब्लोअर का इस्तेमाल करने जैसा है, गंदा और उल्टा। बिजली और गैल्वेनिज्म वे मांसपेशियों की गति को बहुत तेजी से उत्तेजित करते हैं, कमजोर लगभग पैरालिसिस ग्रस्त अंगों को तुरंत ऊर्जा देते हैं, लेकिन सेकेंडरी इफेक्ट मांसपेशियों की चिड़चिड़ाहट का पूरा नुकसान और पूर्ण लकवा है। यह एक फोन बैटरी की तरह है जो 1 मिनट में 100% चार्ज हो जाती है, फिर डाइज इंस्टेंटली। सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में क्रॉनिक कंजेशन के लिए ब्लडलेटिंग, उसके बाद हमेशा और ज्यादा कंजेशन, मजबूत पल्स और ज्यादा ड्रामा होता है। यह कढ़ाई से आग में का मेडिकल वर्जन है। आम दवाइयों में टाइफस में शरीर और मन की पैरालिसिस ग्रस्त सुस्ती के लिए वैलेरियन की हाई डोज से बेहतर कोई इलाज नहीं है, जो स्टिमुलेंट्स का रेड बुल है। लेकिन डॉक्टर ये नहीं समझते कि यह हेड एफ प्राइमरी इफेक्ट है। सेकेंडरी इफेक्ट ऑर्गेनिज्म और भी ज्यादा सुस्ती, गतिहीनता, लकवा और कभी कभी मौत में फॉल्स बैक इनटू। जिन पेशेंट्स को मोस्ट वैलेरियन मिली वे लोग हैं जो सीक्वल तक कुड नॉट रीच। पुराने स्कूल के डॉक्टर तब उत्साहित हो जाते हैं जब डिजिटलिस्ट कुछ घंटों के लिए कैचेक्सिया में तेज पल्स को स्लोज डाउन, लेकिन यह हेड प्राइमरी इफेक्ट है। जल्द ही दिल दोगुनी तेजी से दौड़ने लगता है और बार बार दी जाने वाली मजबूत खुराक कम और कम प्रभावी होती जाती है। आखिरकार पल्स बेकाबू हो जाती है, नींद और भूख गायब हो जाती है और मौत या पागलपन डायरियक दे रहा होता है। यह आपके कंप्यूटर को कीबोर्ड तोड़कर ठीक करने जैसा है। अस्थायी संतुष्टि, लॉन्ग टर्म केओस। एक शब्द में विपरीत। एंटीपैथिक दवाइयों का सेकेंडरी एक्शन अक्सर बीमारी को और खराब कर देता है या कुछ और भी बुरा क्रिएट्स। खराब थ्योरी इसे नहीं देखती, लेकिन एक्सपीरियंस इसे साबित करता है, जैसे कोई प्लॉट ट्विस्ट जो नोबडी वांटेड। AMS ह्यूफेलैंड होम्योपैथी पर अपने पेपर में पेज 20, क्योंकि हर अच्छी कहानी को एक फुटनोट की जरूरत होती है। एफोरिज्म सीट, इकोलॉजी टेक्स्ट एनिमेशन, क्योंकि ग्रह को भी एक कैमियो की जरूरत है। यह दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम एंटीपैथिक मेडिसिन का उपयोग करने का स्वाभाविक परिणाम है। अनऑर्थोडॉक्स डॉक्टर्स सोचते हैं कि वे हर नए एग्रीवेशन से एक मजबूत खुराक देकर कैन अवॉइड, लेकिन उन्हें बस एक संक्षिप्त काल्मडी मिलती है, फिर या तो एक नई बदतर शिकायत या पूरी तरह से लाइलाज स्थिति, कभी कभी मौत भी। ये कभी भी किसी क्रॉनिक बीमारी को ठीक नहीं करता, ये बस एक और एपिसोड का मेडिकल वर्जन है। और अचानक 3 इट्स o'clock, जैसा कि हम यहां देखते हैं, सभी सामान्य पैलिएटिव्स का एक सेकेंडरी एक्शन होता है जो पेशेंट के दर्द को बढ़ाता है, जिससे पुराने स्कूल के डॉक्टर्स को उसी राहत के लिए मजबूत खुराक दोहराने के लिए आर फोर्स्ड। राहत कभी स्थायी नहीं होती और लक्षण ऑलवेज रिटर्न वर्स। 25 साल पहले ब्रूसेस ने एक प्रिस्क्रिप्शन में कई दवाओं को मिलाने की हास्यास्पद प्रथा से लड़ाई की और फ्रांस में इसे समाप्त कर दिया। मानवता इसके लिए उनका ऋणी है। होम्योपैथी पर विचार किए बिना भी उन्होंने अपना तथाकथित फिजियोलॉजिकल सिस्टम पेश किया, जिसने वास्तव में दर्द को कम किया और सामान्य पैलिएटिव्स के विपरीत प्रिवेंटेड थिंग्स फ्रॉम गेटिंग वर्स। वह एक ऐसा प्लॉट ट्विस्ट है जिसके हम पीछे जा सकते हैं। ब्रूसेस कोमल हानि रहित दवा से असली हीलिंग लाने में असमर्थ थे। उन्होंने एक आसान रास्ता निकाला, परसोनी पीड़ा को बार बार शांत करना, जब तक कि उन्होंने डिड नॉट टेक द पेशेंट्स लाइफ।
यह एक ऐसा इलाज था दुर्भाग्य से जिसने उनके अल्पदृष्टि समकालीनों को सेटिस्फाइड। पेशेंट जितना मजबूत होता, शिकायतें उतनी ही स्पष्ट और दर्द उतना ही नाटकीय होता। वह करिलीफा, आहें भरता, मदद के लिए चिल्लाता, जब तक कि कोई डॉक्टर को डिडंट कॉल। ब्रूस हेस ने सोचा कि अपने पेशेंट्स को कमजोर करना और लीच और कपिंग ग्लास से उनके महत्वपूर्ण तरल पदार्थों को निकालना जरूरी था, जैसे एक वैम्पायर स्पा डे। पेशेंट जितना ज्यादा दर्द महसूस करने की क्षमता खोता, जेस्चर्स उतने ही बिकेम मोर ड्रामेटिक। वह जितना कमजोर होता गया उतना ही लुक्ड काल्मर। देखने वाले उसके स्पष्ट सुधार से खुश थे, और अगर ऐंठन, दम घुटना, पीड़ा या दर्द वापस आता तो वे उन्हीं रेमेडियों को दोहराने के लिए दौड़ते थे जिन्होंने उसे पहले शांत किया था, जैसे एक दुखद गीत को टू रिप्ले। अगर पेशेंट लंबे समय से बीमार था और उसमें अभी भी कुछ ताकत थी, तो उसकी जीवन शक्ति कम करने और उसकी परेशान करने वाली स्थिति को रोकने के लिए उसे वॉज डिप्राइव्ड ऑफ फूड। विरोध करने या एंडलेस ब्लीडिंग, लीच, छाले और गर्म स्नान को रोकने के लिए बहुत थका हुआ होने के कारण वह अपनी स्थिति के बारे में कम और कम जागरूक होता गया, ये महसूस किए बिना कि बार बार अपनी जीवन शक्ति खोने से उसकी वुड डाई। रिश्तेदार ब्लीडिंग और गर्म स्नान से थोड़ी राहत से मंत्रमुग्ध हो गए। जब वह फिसल गया तो वर सरप्राइज्ड। कम से कम उसके बिस्तर पर कोई हिंसा नहीं हुई थी। हर ब्लीडिंग हेडफ एक छोटा सा चुभन था। गम अरबी समाधान हल्का था और उसका कोई दृश्य प्रभाव नहीं था। लीच ने धीरे से काटा और गर्म स्नान केवल कुड ओनली ब्रिंग कंफर्ट। बीमारी शुरू से ही घातक रही होगी और डॉक्टर की सभी देखभाल के बावजूद उसे अपना नश्वर शरीर हैड टू लीव। इस तरह रिलेटिव्सों ने खुद को सांत्वना दी, खासकर वे जिन्हें उससे विरासत मिली थी। यूरोप और उसके बाहर के डॉक्टर्स ने सभी बीमारियों के लिए इस आसान तरीके को हैप्पी अपना लिया। इसने उन्हें सूरज के नीचे के सबसे मुश्किल काम से बचाया, सोचना। अपनी अंतरात्मा को शांत करने के लिए उन्होंने बस खुद को याद हटाया कि उन्होंने सिस्टम का आविष्कार नहीं किया था। हजारों अन्य शिष्यों ने भी ऐसा ही किया, और शायद जैसा कि उनके गुरु ने सिखाया था, सब कुछ एंड्स इन डेथ एनीवे। तो हजारों डॉक्टर पहले कानून बनाने वाले के आदेश को भूल गए। तुम खून नहीं बहाओगे क्योंकि जीवन खून में है। बुरी तरह से गुमराह हुए और उन पेशेंटों का गर्म खून ठंडे दिल से बहा दिया जिन्हें कुड हैव बीन क्यूर्ड। ब्रूस हेस के प्रति वफादार, उन्होंने नेपोलियन से भी लाखों ज्यादा पीपलों को युद्ध में मारा, स्लोली बट श्योरली। शायद प्रोविडेंस चाहता था कि ब्रुसेल्स का सिस्टम, जिसने उन पेशेंटों को चिकित्सकीय रूप से मार दिया जिन्हें ठीक किया जा सकता था, होम्योपैथी से पहले आए, ताकि पीपलों की आंखें एक सच्ची हीलिंग आर्ट के लिए कुड ओपन। सभी आर्ट्स में सबसे कठिन, लेकिन अगर एक अथक बुद्धिमान चिकित्सक द्वारा शुद्धता और ईमानदारी के साथ अभ्यास किया जाए तो यह सभी ठीक होने वाले पेशेंटों को ठीक करता है और उन्हें गिव्स न्यू लाइफ। अब यह एक हॉलीवुड रिब्यूट के लायक एक हैप्पी हाल अंत है।